All right. So, in your books, basically, after the multiplier and the whole concept of multiplier and the income aggregate expenditure model है, फिर withdrawal and injection model है, that plus एक हमारा डिस्कशन होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी का, जिसके अंदर जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो बाय डेफिनेशन इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली एक रेट होता है, राइट? और ये रेट बेसिकली जीडीपी में कितना परसेंटेज ग्रो आई है उसको मेजर करता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को जब हम डिफाइन करते हैं तो यू कैन डिफाइन इट एज दैट economic growth rate measures the percentage change in the real value of goods and services produced in the country, right? तो इसको हम ब्रेक करते हैं बेसिकली एक्चुअल और पोटेंशियल के बीच में। एक्चुअल जो होती है वो आपकी जो नेशनल रियल आउटपुट होता है उसके अंदर जो चेंज आता है आप उसको निकालते हैं। तो बेस्ड ऑन लेट्स सपोज पिछले साल की क्या जीडीपी थी, उसको आप सॉरी इस साल की जीडीपी माइनस पिछले साल की जीडीपी डिवाइडेड बाय द प्रीवियस ईयर या ओरिजिनल टाइम्स 100 करते हैं तो उससे हमारे पास ग्रोथ रेट निकल आती है। सो इफ आई एम टू कंपेयर लेट्स सपोज लास्ट ईयर, we can say the GDP was, let's say, 300. Yeah, this year it is 350 billion, and last year it was 340 billion. तो इसका बेसिकली आपने क्या करना है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इनटू 100 करके निकालेंगे तो समवेयर लाइक 2.9%, और यू कैन ट्राई आउट द नंबर बट इट शुड बी समथिंग क्लोज टू दिस। ये आपका परसेंटेज ग्रोथ आ गई। इससे क्या पता लग रहा है कि मुल्क में रियल आउटपुट कितने टाइम्स बढ़ा है, कितने परसेंट से बढ़ा है। तो पाकिस्तान के अंदर वी आर एमिंग कि आपका जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 3 to 4.5%। स्टेट बैंक के हिसाब से देव रिवाइज्ड इट एंड देर सेइंग समवेयर अराउंड लाइक 3 to 4.5% पाकिस्तान का ग्रोथ रेट होगा, रियल ग्रोथ रेट। दैट मींस रियल आउटपुट विल इंक्रीज बाय दिस। ठीक है। फिर आपके कोर्स के अंदर एक पोटेंशियल का डिस्कशन आता है। पोटेंशियल ऑब्वियसली हैज टू डू विद द गिवन रिसोर्सेज, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अगर आप उनको नॉर्मल यूज करते हैं, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स के ऊपर, नॉट टू एग्जॉस्टिव बट इन इट्स नेचुरल बेस्ट पॉसिबल वे अगर आप यूज करते हैं, तो मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट दैट वन कैन प्रोड्यूस, तो उसकी बेसिस के ऊपर जो है हम निकालते हैं। तो अगर हम विद द पैसेज ऑफ टाइम इस जीडीपी को मेजर करें तो व्हाट हैपेंस इज कि हमने नोटिस किया है कि इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी एक साइकिल्स के अंदर बेसिकली ग्रो करती है। लेकिन जब आप इस एक्चुअल जीडीपी को देखते हैं इन अ लॉन्ग टर्म, आप एक पोटेंशियल देखते हैं इकोनॉमी के अंदर, उसका एक ट्रेंड देखते हैं जिसको हम पोटेंशियल जीडीपी भी कहते हैं। इट लुक्स समथिंग लाइक, अगर आप इसका ट्रेंड देखें तो द ट्रेंड इज एन अपवर्ड ट्रेंड। ये आपका पोटेंशियल जीडीपी इज व्हाट वी सॉर्ट ऑफ कॉल। लेकिन बहुत सारी बुक्स के अंदर अब जो है इसको हम एक सॉर्ट ऑफ लाइक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करते हैं। जब हम ये ट्रेंड देखते हैं तो वी नोटिस दैट देयर आर पीरियड्स व्हेन द एक्चुअल जीडीपी हैज गॉन अबव द पोटेंशियल, राइट? तो ये जो सिनेरियो होता है, लेट्स कॉल इट बी सिनेरियो बी, आपके पास यहाँ दो इंस्टेंसेस में आ रहा है जहां एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल से ऊपर निकल गई है। तो ऑब्वियसली इस मामलात के अंदर क्या होता है कि आपकी इनकम्स बहुत हाई होती हैं। इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप, बिकॉज प्राइसेस टेंड्स टू बी गोइंग अप, क्योंकि आप पोटेंशियल से ज्यादा ऊपर चले गए, आप एग्जॉशन पे चले गए। लेकिन समटाइम्स आपकी जो जीडीपी होती है वो बिलो पोटेंशियल होती है, लेट्स कॉल इट एरिया ए एंड दिस इज बी। तो एक्चुअल के केस के अंदर जब पोटेंशियल इज अबव एंड एक्चुअल इज बिलो, दैट मींस आप अपने रिसोर्सेज फुली मैक्सिमाइज नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं डिफ्लेशनरी या रिसेशनरी गैप।
ठीक है, तो इसके अंदर इकोनॉमी इज बिलो पोटेंशियल. This concept is similar to, if I go back, let me just go back for a second and have a discussion based on वही हमारा जो मॉडल्स हम करते थे. एक नजर में उसको, let me upload that also ताकि मैं उसकी कंपैरेटिवली भी एक बात कर लूं. या जब हम इनकम एक्सपेंडिचर गैप्स की भी बात करते हैं तो वहां पर भी आउटपुट गैप्स के अंदर एक्सपेंशनरी या इन्फ्लेशनरी गैप का डिस्कशन होता है. सो व्हाट आई डू इज यहाँ पे आई मेक माई बोथ माई मॉडल्स, बिकॉज हमें तो दोनों मॉडल्स के साथ इसको स्टडी करना आना चाहिए. तो बेसिकली इन आर इनकम एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल we have a 45-degree line, an income line, और हमारा actual aggregate expenditure, let's say it looks something like this. Currently, the economy, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाने दो. Since I'm working with aggregate inflationary gap दिखाने जा रहा हूँ, so let me just put it a little above. I'll tell you why I'm doing that. Currently, the economy, as per this, stands over here. ये हमारा equilibrium level है, YE का. Withdrawal and injection model में, this can be shown something like, let's say कि ये हमारा injection है, ये हमारी withdrawal है, and this is where the equilibrium, ये वाला equilibrium और left वाला equilibrium exactly match हो रहे हैं. What we're suggesting over here is कि economy inflationary gap पे है. इसका मतलब ये हो गया कि actual जो आपकी potential है वो यहां पर है. Potential full employment level is actually below where we currently stand. और इस वाले के अंदर भी अगर मैं दिखाऊं तो समवेयर इस तरीके से मैं एक सॉलिड लाइन, यूजुअली ये लोग सॉलिड लाइंस बनाएंगे फुल एम्प्लॉयमेंट शो करने के लिए, पोटेंशियल को शो करने के लिए. और हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि देखें जी, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो एक्चुअल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है और जो इनकम है, देयर इज अ गैप राइट ओवर हियर जो शो कर रहा है कि इकोनॉमी इस वक्त इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंशनरी है. सिमिलरली आपका विड्रॉल और इंजेक्शन के अंदर भी वी नोटिस दैट इंजेक्शन इज मोर देन द विड्रॉल. क्लियरली यू हैव अ डिसइक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट. तो इकोनॉमी जो है वो इस वक्त इकोनॉमी ज्यादा ही आगे निकल गई है, एक्सपैंड हो गई है. और इसको आप इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप, अगर वो एमसीक्यूज के अंदर आउटपुट गैप पूछे तो ये एक्स एक्सिस पे रियल आउटपुट आप मेजर करते हैं तो ये आपका आउटपुट गैप कहलाया जाता है. लेकिन अगर वो आपसे पूछते हैं कि बताएं कि कितना विड्रॉल या इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि आपकी इकोनॉमी पोटेंशियल के ऊपर आ जाए वापस से, कितनी इंजेक्शन कम करने की जरूरत है, तो दिस इज हाउ वी कैन सी. अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यूं नीचे की तरफ गिर जाता है तो हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा. तो कितने इकोनॉमी में से इंजेक्शंस निकालने की जरूरत है, उसके लिए आप ये वर्टिकल डिस्टेंस को देखेंगे कि कितना गैप है. सिमिलर इन दिस केस, जो लेफ्ट वाले डायग्राम में एई जिस तरह गिरेगा उसी तरह से ये लाइन यू पीछे की तरफ गिरेगी और हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा. तो ये आपका एक्सपेंशनरी गैप का बेसिकली हमारा एक एक्सप्लेनेशन होता है. सिमिलरली हमारा जो रिसेशन का गैप होता है वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आप यू रीडू द होल थिंग. इसके अंदर भी हम दो मॉडल्स बेसिकली अपना बना के शो कर सकते हैं. बट द की कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव इज कि आपके पास
you have the 45-degree line, you have aggregate expenditure की line, right? अपने labels हमेशा पूरे रखा करो. This is where the economy currently stands. और जो आपका आउटपुट गैप है, क्योंकि अभी हम बना रहे हैं रिसेशनरी गैप, दैट मींस इकोनॉमी इज बिलो पोटेंशियल. तो ये वो हमारा जो अभी हम बिजनेस साइकिल की बात कर रहे थे, these diagrams can actually be made if the question requires कि इकोनॉमी के अंदर इस वक्त कितना बड़ा रिसेशनरी आउटपुट गैप है बेसिकली. ठीक. उसी तरह से अगर हम विड्रॉल एंड इंजेक्शन मॉडल बनाते हैं, दैट वुड शो अ सिमिलर पिक्चर आल्सो with our this would be the withdrawal, this would be the injection, this is where the economy currently stands. और जो आपकी पोटेंशियल है वो यहाँ पर है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर, और विड्रॉल ज्यादा है, इंजेक्शन कम है. ऑब्वियसली इकोनॉमी में अगर आपके इंजेक्शंस आ जाएं तो ये जो गैप है, ये गैप खत्म हो जाएगा और इकोनॉमी जो है एक्चुअल से पोटेंशियल की तरफ चली जाएगी. तो ये हमारा एक्चुअल और पोटेंशियल का डिस्कशन जो अभी मैं बता ही रहा था बिजनेस साइकिल के अंदर भी, वो यहां पर भी नजर आता है. इनफैक्ट इफ आई टेक दिस वन स्टेप forward, this whole concept, this concept has also been discussed जब हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं. तो वहां पर भी वी सी दैट जब हम प्राइस लेवल, रियल आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, short run aggregate supply and aggregate demand, and this is where the economy stands. Let's say कि मैं कहता हूं this is where the potential stands. ठीक है जी. ये हमारा LRAS है. This is where the full employment level is in the economy. इकोनॉमी बड़ा अच्छे से अपने एक इक्विलिब्रियम के ऊपर है. When we do our ADAS, ये बिल्कुल AS की तरह ही जो तुम्हारे ADAS के शिफ्ट्स हैं और जो पोटेंशियल के शिफ्ट्स हैं वही डिस्कशन है. यहां पर if I say let me mark this as point A, this point A actually represents that point on our economic cycle. Let me bring that economic cycle once again. ये इकोनॉमिक साइकिल जो बता रहा था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो जीडीपी है उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स होते हैं. ठीक. और एक पोटेंशियल होती है जो sort of इस तरीके से एक पोटेंशियल हमको नजर आती है. ठीक है. ये एक्चुअल है, ये पोटेंशियल है. ठीक. दिस पॉइंट ए राइट हियर sort of represents a point where the actual and potential basically meet. So if I was to say, I wouldn't be wrong कि अगर मैं कहूं ये वाला मेरा वो पॉइंट ए रिप्रेजेंट हो रहा है. ठीक हो गया. तो let's suppose in our ADAS model, when the economy is at potential and for whatever reason, good business economic confidence, investments आ रही हैं, government spending भी हो रही है because of infrastructure development and all. And what we observe is कि आपका aggregate demand curve shift हो जाता है to the right. Okay? So if you notice what is happening right now कि हमारी economy जो है वो potential से आगे निकल गई है. Right? This is just like a situation which we just did over here. Expansionary के केस के अंदर जब potential जो है, if I remove this for a second, let me just remove this line. इक्विलिब्रियम आगे आ गया है और पोटेंशियल पीछे रह गया है. इस मॉडल में भी नजर आ रहा है हमें वो गैप.
इस मॉडल में भी हमें वो आउटपुट गैप नजर आ रहा है कि इकोनॉमी पोटेंशियल से आगे निकल गई है, एंड वी कॉल इट एक्सपेंशनरी या इन्फ्लेशनरी। एज यू कैन नोटिस हियर, प्राइस लेवल्स आर गोइंग अप। This point B can be shown on this point on my economic cycle, that economy has actually gone above the potential for the moment. ठीक हो गया? अब the thing is, ये भी शो कर रहा है कि इसके बाद इकोनॉमी वापस नीचे जाती है और पोटेंशियल पे जाती है। ये शो कर रहा है कि अभी तो हम आगे निकल गए, बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? तो यहां पर हम दो स्कूल्स ऑफ थॉट का डिस्कशन करते हैं कि जी आपके जो न्यू क्लासिकल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, और जो आपके केनीजियंस हैं वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, यहां पे इन दोनों का कॉन्सेप्ट में एक एक डाइवर्जन नजर आता है। सो सबसे पहले लेट्स डू द न्यू क्लासिकल्स। न्यू क्लासिकल्स आर मोर फॉर द फ्री मार्केट कॉन्सेप्ट्स, and they say that, leave the market on its own and it will self correct this whole thing. Kaise? According to them, what will happen is when AD increases and inflation starts to creep up, prices बढ़ना शुरू हो जाएंगी ना। तो जब प्राइस लेवल्स ऊपर जाएंगी तो वर्कर्स ज्यादा वेज मांगेंगे। They're gonna try to negotiate a higher wage. When they'll succeed in asking for higher wages, the cost of production increases, and हमने पढ़ा है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व उस इंस्टेंस में लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, और इकोनॉमी जो है वापस पोटेंशियल की तरफ मूव करती है, और हम दोबारा इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मार्केट के अंदर करेक्शन होगी, और ये मार्केट्स खुद अपने आप को सेल्फ करेक्ट करेंगी। ठीक हो गया? केन्सियंस के हिसाब से ऐसे नहीं होगा। केन्सियंस के हिसाब से जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए हैं और इन्फ्लेशन आ रही है, इकोनॉमी एग्जॉस्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, एंड दे विल गो फॉर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी by raising the taxes and reducing the government spending, and they're going to cut AD back down, और बी से हम वापस ए की तरफ आएंगे और इकोनॉमी वापस से इस पॉइंट के ऊपर सी पॉइंट यहां पे फिनिश होगा, अकॉर्डिंग टू देम, बिकॉज दे प्रेफर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। दे आर ऑल अबाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, specifically fiscal policy. They're more about fiscal policy and even monetary policy if need be, but first go to should be your fiscal policy. This is how they're going to correct this issue. On the other hand, if let's suppose the scenario was we were at point D, let me mark point D sort of like this. Okay? And what happens is economy के अंदर aggregate demand गिर जाता है for whatever reason. Lack of confidence, contractionary policies, something which just doesn't work. एंड इकोनॉमी जो है, इफ यू नोटिस, इस वक्त बिलो पोटेंशियल की तरफ चली गई है। वी कैन सी इट ओवर हियर, वी कैन ऑल्सो सी इट ओवर हियर, कि इकोनॉमी पोटेंशियल से पीछे की तरफ चली गई है। तो किसी किस्म की एक्सपेंशन की जरूरत है ताकि इकोनॉमी वापस से ऊपर आए और करेक्शन हो जाए, वरना क्या हो। तो बेस्ड ऑन द सेम स्कूल ऑफ थॉट्स, व्हाट विल हैपन, इसको हम डिफ्लेशनरी या रिसेशनरी भी कहते हैं। सो इफ यू नोटिस इकोनॉमी इज गोइंग बिलो पोटेंशियल, तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस बेस्ड ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो कि आप रिसेशन की साइकिल में आ गए। दिस साइकिल इज कॉल्ड रिसेशन व्हेन यू गोइंग डाउन लाइक दिस। तो अब यहां पर करेक्शन कैसे होगी? सो इफ यू फॉलो द न्यू क्लासिकल, दिल से कि देखें दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, एडी फॉल्स, प्राइस लेवल गोज डाउन, थिंग्स बिकम चीप, राइट? इकोनॉमी जब डाउन जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी गिर रही है, फायरिंग हो रही है, तो वर्कर्स विल निगोशिएट
लोअर वेज पे काम करने को दे विल बी ओके विद दैट, क्योंकि प्राइसेस भी कम हो रही हैं और साथ में रिसेशन भी है और एम्प्लॉयमेंट भी गिर रही है। तो दे अग्री एट अ लोअर वेज बिकॉज दैट्स व्हाट न्यू क्लासिकल सेज, कि वो फौरन से वेजेस कम हो जाएंगी। जब वेजेस कम हो जाएंगी तो एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है हमारा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा बिकॉज ऑफ फॉलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर फर्म्स, और हम वापस से पॉइंट ए की तरफ, जो यहां पर भी नजर आ रहा है हमारे पास इकोनॉमिक साइकिल्स के अंदर, पहले नीचे गए और फिर रिकवरी होके हम दोबारा इधर आ जाएंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एडीएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। केन्सियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि जब हम यूं नीचे गए तो गवर्नमेंट विल स्टेप इन, दिल डू सम एक्सपेंशनरी पॉलिसी, शिफ्ट द एडी बैक टू द राइट, एंड इकोनॉमी विल बेसिकली रीच इट्स पोटेंशियल। ठीक। तो ये हमारा थोड़ा सा एल और एस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा डिस्कशन होता है कि किस तरीके से मार्केट्स के अंदर करेक्शन होती है। एंड लाइक यू कैन सी, मैंने इसमें बिजनेस साइकिल को भी इंक्लूड किया, मैंने इसके अंदर विड्रॉल और इंजेक्शन मॉडल्स को भी इंक्लूड किया बेसिकली डिस्कशन के अंदर। एंड सो दिस सॉर्ट ऑफ लाइक मेक्स इट अ होल वन बिग कॉन्सेप्ट। ठीक। मूविंग बैक। सो जब हम इस इकोनॉमिक साइकिल की बात करते हैं विच वी ड्रू, ऐसे आ चुका है रिसेंट टाइम्स के अंदर, जिसके अंदर वी वर सपोज टू एक्सप्लेन दिस बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल या ट्रेड साइकिल, कि इसके डिफरेंट स्पेसिस को आप क्या कहते हैं। ठीक है। तो ये जो मेरी इकोनॉमिक साइकिल है, टेक इट ऑन द नेक्स्ट पेज, या ये जो मेरी इकोनॉमिक साइकिल है बेसिकली, इस इकोनॉमिक साइकिल के अंदर ये वाला जो पॉइंट है राइट हियर, इसको हम पीक कहते हैं। फिर जब ये नीचे की तरफ आ रहा होता है तो हम इसको डाउन टर्न कहते हैं। फिर जब ये रॉक बॉटम हिट कर जाता है तो हम इसको ट्रफ या स्लम्प भी कहते हैं। और जब ये ऊपर जा रहा होता है तो हम इसको अप टर्न भी कहते हैं, बिफोर इट रीचेस द पीक अगेन। ठीक है। अब ये बाय द वे बैम्फर्ड के अंदर ये टर्मिनोलॉजीज है। You might see different terminologies in certain different books. Like, for example, they might call this period boom, recession, slump या depression, growth, saturation, peak. तो ये terminologies भी यूज होती हैं। We'll stick with Bamford. I've said Bamford को अपने प्राइमरी सोर्स बनाओ। Why? Because literally वहीं से कॉपी पेस्ट होते हैं सर्टन कॉन्सेप्ट्स। तो बेस्ड ऑन दैट अपटर्न, ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन है जब आप रिसेशन से निकलते हैं और इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही होती है, तो इस फेज को आप एक्सपेंशन कहते हैं। इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्टर, हाउस होल्ड और फर्म्स ऑप्टिमिस्टिक हैं, लोगों को लग रहा है कि नौकरियां रहेंगी और बढ़ेंगी, इनकम्स बढ़ेंगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, बैंक्स भी लेंडिंग कर रहे हैं, फर्म्स भी बोरोइंग कर रहे हैं, हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। इसको आप इकोनॉमिक बूम भी कह सकते हैं। और ड्यूरिंग दिस टाइम आपका जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में जा रहा होता है। एक तरफ इन्फ्लेशन भी आ रही है, दूसरी तरफ करंट अकाउंट डेफिसिट में भी जा रहा है। वाई? बिकॉज अपटर्न के दौरान जब इनकम्स बढ़ती हैं तो लोगों की इंपोर्ट्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं एज कंपेयर्ड टू द एक्सपोर्ट्स। तो ये एक इशू होता है। ओके। फिर जब आप पीक हिट करते हैं ये टर्निंग पॉइंट के ऊपर, दिस इज लाइक द हाईएस्ट, इस पे इन्फ्लेशन इज ऑन द हाईएस्ट, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस होना शुरू हो जाता है बिकॉज यू डोंट हैव इनफ रिजर्व्स to pay for those. Your exports are too few in comparison to the imports. और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटपुट गैप भी है जिसको हमने इन्फ्लेशनरी गैप भी कहा था या एक्सपेंशनरी गैप कहा था।
और इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर बिकॉज इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आ रही होती हैं, खास तौर पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो इकोनॉमी और इन्फ्लेशन की, तो गवर्नमेंट इस पॉइंट के ऊपर इकोनॉमी को थोड़ा सा स्लो डाउन करने की कोशिश करता है। जब वो इकोनॉमिक ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो डाउन करने की कोशिश करता है, तो आपका इकोनॉमिक ये डाउनटर्न साइकिल शुरू हो जाती है। डाउनटर्न साइकिल के अंदर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट गिर रहा होता है या नेगेटिव में चला जाता है। पीपल आर लेस ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, कि आगे क्या रखा है, आगे बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। बिजनेसेस आर नॉट इन्वेस्टिंग, कंज्यूमर्स आर नॉट मच स्पेंडिंग, सेविंग्स जो है वो राइज होना शुरू हो जाती हैं, स्पेंडिंग नहीं हो रही है तो, और साथ में इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही होती है। सो पीपल बिकम मोर ऑफ अ सेवर बट नॉट एन इन्वेस्टर राइट नाउ। तो इकोनॉमी के अंदर एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होना शुरू हो जाता है until you reach the trough or the slump or depression. In some places they might even call it a recession. तो आपका जो ये ट्रेड साइकिल का लोएस्ट पॉइंट कहलाया जाता है, यहाँ पर आपका नेगेटिव आउटपुट गैप या डिफ्लेशनरी गैप होता है। एंड यहाँ पे यूजली योर एक्सपोर्ट्स टेंड्स टू बी मोर देन योर इम्पोर्ट्स, बिकॉज हालात इतने टाइट होते हैं कि लोग कुछ खास इंपोर्ट कर नहीं रहे होते हैं, और डोमेस्टिक कंजम्पशन भी डाउन होती है, तो प्रोड्यूसर ज्यादातर जो है वो एक्सपोर्ट ही कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आपकी इकोनॉमिक साइकिल है जो बेसिकली वर्क कर रही होती है, एंड दैट इज व्हाट वी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन। यही बिजनेस साइकिल का भी मैं एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, तो वो बिजनेस साइकिल्स को आपने देखना है थोड़ा सा। एक कॉन्सेप्ट जो मैं ए एस में करा चुका हूं, A2 के अंदर उसकी रेलेवेंस है। इनफैक्ट उन्होंने वो ही चैप्टर, ये वाला जो है या एक एक्चुअल ग्रोथ और पोटेंशियल ग्रोथ का है, वो रिपीट हो रहा है ऑलमोस्ट चैप्टर। सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट कॉपी पेस्टेड है एएस के अंदर भी और A2 के अंदर भी। विच इज अबाउट कि किस तरह से ये जो अभी मैं पीछे तुमको सारी इकोनॉमिक साइकिल्स और विड्रॉल इंजेक्शन के साथ इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी और ये सब दिखा रहा था, इसकी एक रिप्रेजेंटेशन पीपीसी के साथ भी हम सॉर्ट ऑफ दिखाना चाहेंगे, जिसके अंदर इस बार मैं थोड़ा सा केन्सियन के व्यू से चीज को दिखाता हूं। क्योंकि जब हम केन्जियन के व्यू से लॉन्ग रन को दिखाते हैं, मैं लॉन्ग रन इसलिए बना रहा हूँ कि जब मैं पीपीसी बनाता हूँ, तो पीपीसी जो है लॉन्ग रन कर्व को कैपिटल वर्सेस कंज्यूमर गुड में, राइट, जब हम कंज्यूमर वर्सेस कैपिटल गुड की बात करते हैं, तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन मेरी पोटेंशियल शो करती है। सो सिंस मैंने पोटेंशियल की बात करनी है, ओके, now, the thing is, where is the economy? Where is the economy currently standing at? तो मैं नहीं बता सकता कि पीपीसी के ऊपर है कि पीपीसी के अंदर है। उसके लिए मुझे एग्रीगेट डिमांड कर्व चाहिए। जैसे ही मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व बन जाएगा, नाउ आई हैव क्लैरिटी के वेयर माय इकोनॉमी स्टैंड्स राइट नाउ, वेयर कैन आई मेक माय पॉइंट। ओके, और ये पॉइंट इनसाइड द कर्व है। कैसे पता? क्योंकि पोटेंशियल आगे है, यह हमारा आउटपुट गैप है, बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट इज फार अहेड। अब जब हम एक्चुअल ग्रोथ की बात करते हैं एंड कॉजेस की बात करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि भाई पोटेंशियल तो ये है। LRAS के शिफ्ट की बात करो तो वी कैन टॉक अबाउट आवर सप्लाई साइड वाले रीजंस ना, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, प्राइवेटाइजेशन, investment in technologies and capital stock, and डीरेगुलेशन, डायरेक्ट एक्सेस का कम होना वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होना, तो दैट्स ऑल सप्लाई साइड, दैट्स ऑल पोटेंशियल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल ग्रोथ कैसे आएगी। तो एक्चुअल ग्रोथ आएगी अगर हमारा एडी कर्व राइट की तरफ शिफ्ट कर जाए। अगर हमारा एडी कर्व राइट की तरफ शिफ्ट कर जाता है, तो उससे इकोनॉमी जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगी,
एंड लेट्स से पॉइंट बी जो है वो हमारा इधर है। पॉइंट बी क्या दिखा रहा है? पॉइंट बी ये दिखा रहा है कि हम पोटेंशियल के क्लोजर आ गए। एडी का बढ़ना एक्चुअल ग्रोथ की रिप्रेजेंटेशन है। दिस कैन हैपन फॉर एवरी रीजन जो एडी को राइट पे करता है। इट कुड बी इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस, इट कुड बी इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इन, इट कुड बी लोअर इंटरेस्ट रेट, मोर मनी सप्लाई, मोर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मोर एक्सपोर्ट्स, फ्यूअर इंपोर्ट्स। ये सब रीजन जो सी आई जी एक्स माइनस एम है बेसिकली। और अगर एडी आपका बढ़ता जाए तो एक्चुअल ग्रोथ इवेंचुअली, जैसे इस डायग्राम में हम शो कर रहे हैं, पोटेंशियल को रीच कर गया है और ये बढ़ के पोटेंशियल रीच कर गया है। तो ये हमारा बेसिकली एक्चुअल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअल ग्रोथ किस तरह से होती है। अगर आपकी रिसोर्स की यूटिलाइजेशन बढ़ जाए, वो कैसे बढ़ सकती है? मेनली एडी के बढ़ने की वजह से। वट एवर कॉजेज एडी टू इंक्रीज, एक्चुअल ग्रोथ आ जाएगी। दूसरे सिनेरियो के अंदर अगर मैं बात करूं कि भाई पोटेंशियल के अंदर ग्रोथ आ रही है, ठीक है, सो मैं उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं? तो लेट मी गो इनटू द डायग्राम वन मोर टाइम। इमेजिन right now the economy stands here, AD zero पे, and this is where the economy stands. I can safely mark point A on the PPC curve. ठीक हो गया। अब आपने सारी एक्सपेंशनरी पोटेंशियल वाली पॉलिसीज आपने यूज करनी है। जब आप पोटेंशियल वाली पॉलिसीज यूज करेंगे तो व्हाट विल हैपन? आपका जो एल आर एस कर्व है वो बाहर की तरफ शिफ्ट होगा टू द राइट, और उसकी वजह से हमारी जो पोटेंशियल है उसमें ग्रोथ आ जाएगी। एल आर ए एस कर्व जो है वो राइट के ऊपर शिफ्ट हो गया, समथिंग लाइक दिस, और हम जो है हायर पोटेंशियल पे आ गए। तो दैट शोज एन एक्चुअल और पोटेंशियल दोनों की मूवमेंट। बाय द वे, जब एल आर ए एस राइट पे गया तो पॉइंट आउटसाइड गया, और फिर उसके बाद जब प्राइस लेवल गिरने की वजह से एडी में इंक्रीज आया, तो उसके बाद हम पॉइंट बी पोटेंशियल पे रीच कर गए। तो ये पोटेंशियल ग्रोथ है। इसके अंदर आप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजंस की बात कर सकते हैं विच कैन इंक्रीज एल आर ए एस। व्हेन आई से क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दिस इज व्हाट आई मीन। अगर आप लेबर इंक्रीज कर देते हैं तो दैट्स क्वांटिटेटिव। अगर आप लेबर को प्रोडक्टिव बना देते हैं थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो दैट्स क्वालिटेटिव। उसी तरह से अगर आप सेम टाइप की ज्यादा मशीनें खरीद लेते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो दैट्स क्वांटिटेटिव। अगर आप नई टेक्नोलॉजीज पे मूव कर जाते हैं तो दैट्स क्वालिटेटिव, राइट? तो इस तरीके से आप अपने पीपीसी को राइटवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं। तो दैट इज वन ऑफ हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर आई वांट टू टॉक अबाउट, बिकॉज ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर उसके बाद प्लीज रिमेंबर, एक पूरा ऐसे कैन कम फॉर 20 मार्क, जिसके अंदर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इज इट ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अ कंट्री, राइट? तो एक तरफ हमने बिल्कुल अग्री करना है कि जी इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है, एक्चुअल पोटेंशियल क्या होती है, अगर एक्चुअल में ग्रोथ आती है, पोटेंशियल में ग्रोथ आती है, तो इनके क्या फायदे होते हैं। ओके, but then you have to make a counter argument on economic growth is not always good. The key points that we must write about is, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट करती है। बिकॉज एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं। जब आप रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से जो है आपके रिसोर्सेज डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास अनमैनेजेबल रूरल अर्बन माइग्रेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। आप क्या, जब इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है तो आप प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ जाते हैं, तो आपके पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होती हैं। जब आपकी इकोनॉमी में एडी बढ़ता है और एएस कैचअप नहीं करता, एक्चुअल ग्रोथ इंक्रीसेस, तो इट कैन एक्चुअली बिकम इन्फ्लेशनरी।
दैट इज एन इम्पोर्टेंट वन ऑल्सो। इसको सिंपल आप एडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जैसे अभी हमने पूरा इन्फ्लेशनरी गैप की बात की, सो दैट इज समथिंग। जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, खासतौर पे पोटेंशियल को बढ़ाना, तो समटाइम्स यू हैव टू सैक्रिफाइस करंट लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि आपको रिसोर्सेज करंट कंज्यूमर गुड से मूव करके कैपिटल गुड की तरफ मूव करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म के अंदर आपका कंज्यूमर जो है वो कॉम्प्रोमाइज करता है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, बिकॉज आप बाहर से रॉ मटेरियल, बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो दैट कैन अब बी बिकम अ प्रॉब्लमैटिक। तो ये आपको काउंटर करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस पूरे सिचुएशन के अंदर। फिर रिमेंबर, this is taken directly from Bamford, so I'll just walk you through what I'm talking about over here. इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट की वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी है कि वी वांट इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, लेकिन जब हम पॉलिसीज को देख रहे हैं तो हम नोटिस कर रहे हैं कि इवन दो गवर्नमेंट इज सेइंग कि हमारी प्रायोरिटी है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आर इकोनॉमिक ग्रोथ इज 3%. Our unemployment rate is 7.1% based on the government's data. Our interest rate is crazy. It's 10.5%, very high interest rates. Our inflation rate is a lot lower comparatively. It's somewhere near like 5%-ish or something. Okay? 5 to 7 is the government's target. So based on the scenario, if I was to just list these things down, economic growth just 3%. Um, Inflation 5 to 7 का टारगेट है. Interest rate is 10.5%, which is really high. Unemployment rate is 7.1%. So, from the checks point of view, inflation is good. It's controllable. Economic growth is too little. Unemployment is too high. We got to solve this problem. And so I said that government ki one of the major is this. They need to increase on these two things. लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज ऑलवेज बीन obsessed विद द डॉलर, तो हमारा जो करंट अकाउंट है या बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर वी नो कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो आधा है इंपोर्ट के हिसाब से, सो वी आर रनिंग अ डेफिसिट व्हिच इज प्रॉब्लमैटिक, व्हिच पुट्स अप प्रेशर ऑन आवर current account and on our currency to weaken, and it puts up pressure on our reserves, the dollar reserves. Pakistani dollar reserves are at very good levels, somewhere around like $16 billion, which is one of the highest that we have. Is it sufficient? Not at all. This number should be a lot greater, but government feels compared to like 6, 7, 8, 10, which have been there for last couple of years, उसके हिसाब से we're in a much better position. Okay, जी, ठीक है. So government wants to increase economic growth, which will also improve employment. So they need to go for something called an expansionary policy. अब expansionary यानी actual को बढ़ाना है because potential तो है. So what the government actually wants to do right now is they want expansionary fiscal and expansionary monetary policy. आपको पता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो है गवर्नमेंट नीड्स टू कट द टैक्स रेट. बाय द वे, इफ आई वाज टू राइट गवर्नमेंट का टैक्स अमाउंट हियर, पाकिस्तान में इस वक्त एज ऑफ 2026 जनवरी कॉर्पोरेट के ऊपर जो ये लोग टैक्स रेट बताते हैं, आई एम नॉट सेइंग इट, बट दिस इज द कॉर्पोरेट टैक्स रेट व्हिच द बिजनेस कम्युनिटी इज सेइंग दैट इट्स मोर देन 50% टैक्स रेट है. इंडिविजुअल्स के ऊपर आई कैन डेफिनेटली टेल माई सेल्फ कि इंडिविजुअल के ऊपर जो सैलरीड आपके लोग हैं, जो कॉर्पोरेट और इस लेवल पे काम करते हैं, उनका जो हाईएस्ट ब्रैकेट है
दैट इज 39%। प्लस आप जीएसटी वगैरह, अगर आप बोले जीएसटी वेन एवर यू बाय समथिंग, इट्स 8% ऑन कार्ड एंड 15% ऑन कैश, एंड मोस्टली चीजों पे 15 to 13% लग रहा है। हाई टैक्सेस, रियली हाई टैक्सेस। So the government actually is, if it's aiming for कि हमें expansion करनी है, तो they need expansionary fiscal policy. That means they need to cut taxation. They need to increase government spending. I don't think यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, but that's what they need to do. फिर साथ ही के अंदर आई थिंक यहाँ पे क्या मेंशन हो रहा है कि स्टैंडर्ड इनकम टैक्सेस कम करना चाहिए, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, इंडिविजुअल स्पेंड करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी, ईडी बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, और अगर इकोनॉमी में स्पेयर कैपेसिटी है तो बहुत ही अच्छी बात है। व्हाट वी जस्ट एक्सप्लेन द होल थिंग सही है। इफ सक्सेसफुल एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, बाय द वे जस्ट टू मेंशन, टैक्स कम करेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे और इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। कल ही मीटिंग हुई है 26 को, इन्होंने सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया कि हम इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे। 72% ऑफ जो पोल किया था, उस पोल के अंदर 72% पीपल, इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस कम्युनिटी फेल्ट दैट 72% said that the interest rate is likely to fall because things are going so well. So obviously, why shouldn't we go for a growth period? So 72% said interest rates will fall by 0.5%. Some said it will fall by very little percentage, said it will fall by maybe like 0.75 or 1%. And rare people said, okay, no, it will stay the same. So it stayed the same, which was surprising. If you see all the podcasts of financial people right now, they'll all say, oh, we're surprised because we were actually factoring in which things are looking good. So they should reduce the interest rate because 10.5 is too high as an interest rate. So it should be lowered. तो ये बात है हमारी। अब जब हम इस तरह की एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज करते हैं तो दे से देर इज अ रिस्क। ओके, व्हाट इज द रिस्क? देर इज अ रिस्क, however, that सर आपकी स्ट्रीम लैग कर रही है। yeah, just 1 second, please. Yeah. So according to them, they feel that there is a risk. Okay, there is a risk sort of thing involved over here. So I was talking about the risk. So there is a risk, however, that the policies will either not increase aggregate demand enough, or will increase it too much. कभी ज्यादा हो गया, कभी पूरा नहीं पड़ा। कितनी स्पेंडिंग की जरूरत है, कितना बड़ा मल्टीप्लायर है, क्योंकि कभी कभार आप अपनी इकोनॉमी में मल्टीप्लायर को जो है इतना वेल आपके पास अंडरस्टूड नहीं होता कि आपकी इकोनॉमी में पैसा कितना जाएगा, कितना टैक्स काटने की जरूरत है, कितनी स्पेंडिंग करने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए। सो दिस इज बेसिकली द लिमिटेशन। So we're suggesting the policy you have to do, but along with that, we know कि analysis में we always have to do a counter argument. Similarly, आप सप्लाई साइड पॉलिसी की तरफ भी जा सकते हैं। सप्लाई साइड टूल्स के अंदर आपके पास सब्सिडी है, आपके पास एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की स्पेंडिंग है, आपके पास प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी की प्रमोशंस है। इन सब चीजों के अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग लगती है, जो कि शॉर्ट रन के अंदर इन्फ्लेशनरी हो सकती है। कि पोटेंशियल LRAS के राइट तो चलो वो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि शॉर्ट रन के अंदर एडी बढ़ने की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाए।
तो दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड ऑल्सो, राइट? तो पॉलिसीज किस तरीके से विल वर्क एंड व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम्स इन इट। अ फ्यू मोर थिंग्स जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है अब इन योर एसेज, बिकॉज आपका बहुत जो एसेज आते हैं ना इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, दोज आर मोर अबाउट यू नो दीज डिस्कशंस बेसिकली। जैसे हम एक बात करते हैं कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक, कंट्री को क्या इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ फोकस करना चाहिए या सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ फोकस करना चाहिए या हाई इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ फोकस करना चाहिए, राइट? तो इंक्लूसिव का ऑब्वियसली अगर आपको मतलब ही नहीं पता तो फिर देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन योर डिस्कशन। अगर हम बात करें कि बेसिकली इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या, तो इन सिंपलेस्ट टर्म्स इट इज व्हेन इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ आ रही है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है between everyone. It's creating opportunity, both monetary and non-monetary. Monetary का मतलब हुआ कि इनकम सबकी बढ़ रही है और अच्छे से बढ़ रही है। इट्स नॉट दैट रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत फेयरली इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। साथ ही में जो है हर किसी का हेल्थ केयर, हर किसी का एक्सेस टू एजुकेशन, हर किसी का एक्सेस टू हाउसिंग, ये सब मॉनेटरी साइड के ऊपर हो गई, राइट? और थोड़ी बहुत नॉन मॉनेटरी। फिर साथ में नॉट ओनली दैट बट आपकी जब ये इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है और इट्स इंक्लूसिव, तो क्या इकोनॉमी के अंदर इक्विटी एंड इक्वालिटी भी हो रही है? मतलब जो आपके जेंडर इक्वालिटी है, इज दैट हैपनिंग? जब आपकी इनकम इनइक्वालिटी है, क्या वो कम हो रही है? इकोनॉमी के अंदर क्या ऑक्यूपेशनल एंड ज्योग्राफिकल मोबिलिटी क्रिएट हो रही है कि लोग आराम से मूव कर सकें, बेहतर नौकरियां कर सकें, जॉब सिक्योरिटी हो, गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इट्स पीपल? तो क्या आपके पास इक्विटी वगैरह भी है? खास तौर पे यहाँ पे जहां जहां इस टॉपिक के अंदर आप पॉलिसीज का वर्ड देखें, यू लुक वेरी केयरफुली इनटू इट। बिकॉज देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसी अभी हमने पीछे पड़ी फिस्कल मॉनेटरी सप्लाई साइड, लेकिन उसमें हमने सिर्फ रियल आउटपुट पे फोकस किया। नाउ वी वांट टू फोकस ऑन कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो भी रही है तो वो इंक्लूसिव हो नेचर के अंदर। तो इंक्लूसिव के अंदर अमीर और गरीब का गैप क्लोज हो, तो उसके अंदर आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और ट्रांसफर अर्निंग्स की पॉलिसी चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? टैक्स द रिच मोर, पुअर लेस। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है? स्पेंड ऑन द वल्नरेबल पीपल। जो आप टैक्स रेट से ले रहे हो उससे क्या होगा? गैप क्लोज होगा। अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दो, रेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है? फिर नेशनल मिनिमम वेज आप इंक्रीज करें ताकि जो लोएस्ट स्किल्ड अनस्किल्ड बंदा है, वल्नरेबल है, उसकी भी इनकम बढ़े, ठीक है? एंटी डिस्क्रिमिनेशन, वेदर इट्स जेंडर, रेशियल, वट एवर काइंड, राइट? फिर उसके बाद यू वांट टू इंप्रूव ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। हाउ कैन यू डू दैट? अच्छे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन लिंक्स करें, लेट पीपल मूव बिटवीन डिफरेंट रीजन्स एंड कम एंड डू बिजनेस। उसके अंदर क्या होगा? इंटीग्रेशन होगी आपकी इकोनॉमी में। ट्रेड यूनियंस की पावर को देखो, जो ज्यादा वर्कर्स राइट्स के ऊपर फोकस करे लेकिन एक्सप्लॉयटेटिव ना हो जाए कि एम्प्लॉयर के ऊपर बर्डन हो जाए। And obviously, you want to protect slavery against the child and uh, labor के against, right? तो ये इंक्लूसिव में नोटिस करो कि किस तरह से एक बेसिक इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसीज और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसीज में बहुत बड़ा वेरिएशन है। ये ज्यादा टारगेटेड है गैप को क्लोज करने के अंदर, उसमें कोई डिस्कशन नहीं था गैप रिलेटेड। तो लेकिन फिर जब हम तीसरे फॉर्म में आते हैं विच इज कॉल्ड द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, तो सस्टेनेबल के कॉन्सेप्ट के अंदर हम बोलते हैं कि जी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए पर ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो ज्यादा टाइम के लिए चले। ओके? इसमें गवर्नमेंट को ऑब्वियसली डेलिबरेटली और दे हैव टू डू अ डिटरमिन्ड एफर्ट टू बैलेंस द इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स
Nobody is getting left behind. Incomes are distributed well. Resources are not depleted too quickly. ऐसा ना हो कि अमीर और गरीब के बीच में गैप क्रिएट हो जाए. डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर, आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ द फॉर्मर finance minister, and he did a fantastic discussion. When the host tried to make the discussion about racial, Sindhi, Balochi, and Punjabi, and that's the problem in the country. Is that the problem in the country? So he said, no, the difference is between the rich and the poor. That's all it is. Right? तो एक बहुत सोशल डिवीजन क्रिएट हो गया है. और फिर उसके अंदर सबसेट्स के अंदर आपके आ जाते हैं ये डिफरेंट रेशियल्स ऑल्सो. इट्स मच मोर uh, easy to suggest for such a complex idea कि भाई racial issues हैं सारे, but it's not, right? तो उसके अंदर ऑब्वियसली आप कहते हैं लैक ऑफ एजुकेशन और हेल्थ केयर एंड हाउसिंग, ये सारी चीजें जो है आपको अफेक्ट करती हैं. तो इसके अंदर हमारा डिस्कशन क्रिएट होता है कि रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए कि यूज करना चाहिए. तो द डिस्कशन इज एग्जैक्टली द सेम एज कि अगर आप रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो उसके फायदे हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे हमने फायदे बताए. लेकिन अगर आप कंजर्व करते हैं तो उसके भी कुछ सर्टेन फायदे होते हैं. कंजर्वेशन अलाउज यू टू यूज द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर. इट डज नॉट क्रिएट सो मच कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूशंस. तो उससे आपकी जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो थोड़े से प्रोटेक्ट हो जाते हैं. रिन्यूएबल की तरफ आप जितना मूव कर जाएं उतना अच्छा है. तो इस किस्म का डिस्कशन है. उसके बाद आर फाइनल डिस्कशन इज अबाउट दिस पार्ट. इसके ऊपर पूरा पूरा ऐसे का एक डिस्कशन आ चुका है. आई वुड लाइक यू टू रीड दिस इन योर ओन टाइम इन द नोट्स, कि किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ का इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर आ रहा है. This becomes a very important aspect of your whole essay. I think pretty much I have discussed it, लेकिन थोड़ा सा एट लेंथ डिस्कस करने की जरूरत है इसको. तो जिसके अंदर आप नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर लाइफ स्टॉक हो गया, फिश स्टॉक हो गया, आपकी सॉइल की इरोजन हो गई, आपकी लैंड फिल्स हो गए, आपकी पोल्यूशन हो गया एनवायरनमेंट का, कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका निकलता है, कोरल रीफ्स, और इसका डिस्कशन हो गया, प्लास्टिक्स ने जो पूरा दुनिया में मसला क्रिएट किया हुआ है, और ऑल्टरनेटिव इसकी क्या आपके पास सोर्सेज हैं, तो ये उसका डिस्कशन है. और उसके पीछे क्या पॉलिसीज अवेलेबल है. आई पुट अ स्टार नेक्स्ट टू द पॉलिसीज अगेन. नाउ दीज पॉलिसीज आर फोकसिंग कि आपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, जिसके अंदर यू डेफिनेटली वांट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल, टू द बिजनेसेस. You want to persuade them, you want to, in fact, जहां पे लेजिस्लेशन लगाने की जरूरत है वहां लेजिस्लेशन लगाएं, जहां नज कर सकते हैं वहां नज करें, जहां सब्सिडी दे सकते हैं वहां सब्सिडी दें, जहां लॉज पास करने हैं वहां लॉज पास किए जाएं. जहां परमिट्स का एक बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है. परमिट्स हमने, मेरा ख्याल है, मार्केट फेलियर में भी परमिट्स का डिस्कशन किया हुआ है माइक्रो के अंदर. तो वी डू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो कि किस तरीके से परमिट्स कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो ये आपका एक ओवरऑल डिस्कशन है. डू रीड दिस. एंड इसका जब ऐसे आएगा तो आई शो यू सम ऑफ द एसेज ऑन दिस वन. It's an important discussion that needs to be done.